नमस्कार। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और अर्जेंट बोर्डरूम ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कोई आम कंप्लायंस का मुद्दा नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 73 से लेकर 76A की गहराई में उतरेंगे। अगर कोई भी बोर्ड मेंबर या की मैनेजरियल पर्सन यानी केएमपी ये सोचता है कि कंपनी डिपॉजिट्स के नियम सिर्फ फाइनेंस टीम का सिरदर्द है, तो उन्हें दोबारा सोचने की जरूरत है। व्यक्तिगत देनदारियां यानी पर्सनल लायबिलिटीज को समझना अब कोई विकल्प नहीं रह गया है, ये एक सख्त जरूरत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और 7 साल तक की जेल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 76A के तहत अगर डिपॉजिट्स के नियमों में कोई भी चूक होती है तो कंपनी पर 10 करोड़ तक की भारी पेनल्टी लग सकती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जो अधिकारी इस डिफॉल्ट के लिए जिम्मेदार पाया जाता है उसके लिए 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। ये कोई छोटी मोटी वार्निंग नहीं है। यही वजह है कि आज के इस एक्सप्लेनर पर बोर्ड के हर एक सदस्य का पूरा ध्यान होना चाहिए। यहाँ दांव पर सिर्फ कंपनी का पैसा नहीं, बल्कि डायरेक्टर्स की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति दोनों लगे हुए हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में बात करते हैं कि कानून की नज़रों में डायरेक्टर्स की असल जिम्मेदारियां और उनकी देनदारी आखिर है क्या। अगर हम सेक्शन 76A के इस प्रावधान को ध्यान से पढ़ें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। गलती करने वाले हर अधिकारी को अपनी जेब से कम 25 लाख रुपए और अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, और साथ में 7 साल की जेल का रिस्क तो है ही। ये साफ तौर पर एक मैसेज है कि अब कोई भी अधिकारी कॉर्पोरेट व्हील यानी कंपनी के नाम के पीछे छिप नहीं सकता। अगर अनजाने में भी कोई गलत डिपॉजिट स्वीकार कर लिया गया है तो याद रखिए, पेनल्टी कंपनी के फंड से नहीं बल्कि अधिकारी के पर्सनल अकाउंट से जाएगी। चलिए, अब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इस कंपनी डिपॉजिट नाम के शब्द का असल मतलब क्या है। आसान भाषा में कहें तो कानून का नजरिया बहुत ही व्यापक है। कंपनी के बैंक अकाउंट में आने वाला कोई भी पैसा, चाहे आप उसे डिपॉजिट कहें, लोन कहें या कोई और नाम दे, कानून उसे शुरुआत में डिपॉजिट ही मानेगा। जी हाँ, हर एक रुपया। लेकिन थोड़ी राहत की बात यह है कि रिजर्व बैंक के साथ मिलकर कुछ खास तरह के फंड्स को रूल 21C के तहत इससे बाहर रखा गया है। यानी जब तक आप ये साबित नहीं कर देते कि आया हुआ पैसा स्पष्ट रूप से किसी छूट या एग्जेम्पशन के दायरे में आता है, तब तक वो डिपॉजिट ही कहलाएगा। इसी से जुड़ा बोर्डरूम्स का एक बहुत ही जाना माना शब्द है, एलिजिबल कंपनी। देखिए, हर पब्लिक कंपनी राह चलते किसी से भी पैसे नहीं मांग सकती। सेक्शन 76 साफ कहता है कि आम जनता से डिपॉजिट लेने का हक सिर्फ उसी पब्लिक कंपनी को है जिसकी नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ रुपए हो या फिर उसका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए को पार कर चुका हो। और हाँ, सिर्फ नंबर्स होने से काम नहीं चलेगा। जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर्स की प्रायर कंसेंट लेना भी उतना ही जरूरी है। अगर कंपनी इन पैमानों पर फिट नहीं बैठती तो पब्लिक से डिपॉजिट लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जो असल में बिजनेस ऑपरेशंस के लिए एक लाइफ सेवर है। रूल 211C के तहत मिलने वाली महत्वपूर्ण छूट। रोजमर्रा के बिजनेस में ऐसे कई ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन्हें खुशकिस्मती से डिपॉजिट के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ICDs, या जो लोन हम सीधा बैंकों से लेते हैं। प्रोमोटर्स अगर बैंक की शर्त पर कोई अनसिक्योर्ड लोन लाते हैं तो वो भी सेफ है। लेकिन एक बहुत ही अहम पॉइंट, डायरेक्टर से लिए गए लोन पर तभी छूट मिलेगी जब डायरेक्टर लिखित में ये डिक्लेयर करे कि उसने वो पैसा कहीं और से उधार लेकर कंपनी को नहीं दिया है। इसके अलावा शेयर एप्लीकेशन मनी का नियम बहुत सख्त है। 60 दिन के अंदर शेयर अलॉट करने होंगे। अगर नहीं किए तो अगले 15 दिन में पैसे रिफंड करने होंगे, वरना 75वें दिन वो पैसा ऑटोमैटिकली डिपॉजिट बन जाएगा। और बिजनेस एडवांस के मामले में आपको 365 दिनों के भीतर गुड्स या सर्विस देनी ही होगी। चलिए, अब सेक्शन 4 में देखते हैं कि पैसा आ कहां से रहा है, क्योंकि सदस्यों से पैसा लेना और आम जनता से पैसा लेना दोनों के नियम बिल्कुल अलग हैं। कानूनी रूप से देखा जाए तो दो एकदम अलग रास्ते हैं। एक तरफ है सेक्शन 73, जहां आप अपने शेयर होल्डर से डिपॉजिट लेते हैं। ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनियों के लिए उपलब्ध है। इसके लिए बस एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए और इसकी लिमिट आमतौर पर आपके पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और प्रीमियम के 35% तक होती है। लेकिन दूसरी तरफ है सेक्शन 76, यानी पब्लिक से पैसा लेना। ये एक भारी भरकम किला है। ये सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनियों के लिए है। इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए और सबसे बड़ी बात,
हर साल एक अप्रूव्ड एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेना अनिवार्य है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही क्रूशियल रूल ऑफ थंब याद रखना जरूरी है। कोई भी कंपनी ऐसा डिपॉजिट नहीं ले सकती जिसे डिपॉजिटर के मांगते ही वापस करना पड़े, यानी नो रीपेबल ऑन डिमांड। डिपॉजिट का टेन्योर कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 36 महीने होना चाहिए। हालांकि इसमें एक छोटी सी विंडो दी गई है। अगर कंपनी को कोई बहुत ही शॉर्ट टर्म ज़रूरत है तो वो 3 से 6 महीने के लिए भी फंड्स ले सकती है, लेकिन ये अमाउंट कंपनी की पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स के 10% से किसी भी हाल में ज़्यादा नहीं हो सकता। अब सेक्शन 5 में उस रोड मैप की बात करते हैं जो हमें पेनल्टी से बचाएगा, एमसीए के ज़रूरी फॉर्म्स और उनकी टाइमलाइन। इसे आप एक सिंपल चीट शीट की तरह देख सकते हैं। अगर डिपॉजिट मंगवाने के लिए सर्कुलर या एड निकालना है तो आपको फॉर्म DPT-1 चाहिए। अगर आप सिक्योर्ड डिपॉजिट ले रहे हैं तो सर्कुलर निकालने से 7 दिन पहले DPT-2 के जरिए डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनानी होगी। और फिर आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा फॉर्म DPT-3। ये आपका एनुअल रिटर्न है जो हर साल 30 जून से पहले फाइल होना ही चाहिए। DPT-4 की बात करें तो वो ज़्यादातर पुराने यानी नया कानून आने से पहले के डिपॉजिट्स को डिक्लेयर करने के लिए था। टाइमलाइंस को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता, ये पत्थर की लकीर है। डे 1 पर आपने रेजोल्यूशन पास किया, अगर ट्रस्टीड बनानी है तो डे 23 तक वो एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। फिर डे 30 पर DPT-1 सर्कुलर जारी होगा। पैसा अकाउंट में आने के 30 दिनों के भीतर आपको एसेट्स पर चार्ज क्रिएट करना होगा। इसके बाद हर साल 30 अप्रैल तक अगले साल मैच्योर होने वाले डिपॉजिट्स का 20% हिस्सा एक अलग रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में डालना होता है। और आखिर में 30 जून को DPT-3 फाइल करके सरकार को पूरी रिपोर्ट देनी होती है। और 30 जून की इस DPT-3 डेडलाइन को लेकर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है जिसे यहीं क्लियर कर लेना चाहिए। कई बार बोर्ड को लगता है कि अरे हमने तो सिर्फ बैंक लोन या बिजनेस एडवांस लिए हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं, तो हमें कुछ फाइल नहीं करना। बिल्कुल गलत। DPT-3 हर उस कंपनी को फाइल करना है जिसके पास आउटस्टैंडिंग पैसा है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड ही क्यों ना हो। 31 मार्च तक का सारा डेटा ऑडिटर्स से सर्टिफाई करवाकर 30 जून तक फाइल करना अनिवार्य है। इसमें कोई छूट नहीं है। इसी के साथ पब्लिक कंपनियों को उन थ्रेशोल्ड्स पर हमेशा नजर रखनी चाहिए जिनकी हमने पहले बात की थी। जैसे ही कंपनी 100 करोड़ रुपए की नेटवर्थ या 500 करोड़ रुपए के टर्नओवर के जादुई आंकड़े को छूती है, उस पर सेक्शन 76 के नियम खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए एज अ बोर्ड मेंबर हर क्वार्टर में इन फाइनेंशियल्स को चेक करते रहना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी कंप्लायंस अनजाने में भी न छूटे। और अंत में सेक्शन 6। ये वो हिस्सा है जिसे कोई भी सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। नियम टूटने के गंभीर वित्तीय परिणाम। एक बार फिर से इस विनाशकारी पेनल्टी स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। कंपनी पर न्यूनतम 1 करोड़ रुपए और अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का फाइन। लेकिन असली झटका उन डायरेक्टर्स और अधिकारियों के लिए है जिन्हें ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा। 25 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का फाइन आपकी व्यक्तिगत संपत्ति से जाएगा और 7 साल तक की जेल अलग से। इस मामले में कंपनी की लायबिलिटी और आपकी पर्सनल लायबिलिटी के बीच कोई दीवार नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर कंपनी डिपॉजिट्स वापस करने में डिफॉल्ट करती है तो जितना समय पैसा लेट होगा उस पर 18% प्रतिवर्ष के हिसाब से पीनल इंटरेस्ट देना होगा। और सबसे खतरनाक बात, अगर जांच में ये साबित हो गया कि ये डिफॉल्ट जानबूझकर यानी शेयर होल्डर्स या डिपॉजिटर्स के साथ धोखाधड़ी करने के इरादे से किया गया था, तो मामला सीधा सेक्शन 447 के तहत कॉर्पोरेट फ्रॉड में चला जाएगा। इसके अलावा NCLT डिपॉजिटर्स को हर्जाना देने के सीधे आदेश भी दे सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए बोर्डरूम के लिए सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या आपकी कंपनी डिपॉजिट्स के हर एक नियम का सख्ती से पालन कर रही है? क्या 30 जून की डेडलाइन के लिए DPT-3 पूरी तरह से तैयार है? इस ब्रीफिंग के खत्म होते ही आपकी अगली मीटिंग सीधे CFO और कंपनी सेक्रेटरी के साथ होनी चाहिए, जहां उनसे डिपॉजिट कंप्लायंस का ताज़ा स्टेटस पूछा जाना चाहिए। हमेशा याद रखिए, जानकारी ही बचाव है। इस ज़रूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, कंप्लायंट रहें।